हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है दोस्तों। कक्षा 12th विषय भूगोल अध्याय नंबर 7 मानव बस्तियां के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके सामने मैं लेकर के आया हूं दोस्तों। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाए। 100% दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप ये मान कर चलिए तो आपका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को होने वाला है, तो दोस्तों शानदार तरीके से इनमें से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 अप्रैल तक मैं सारे पाठों का रिवीजन करवा दूंगा। 3 अप्रैल को शाम तक सारे पाठों का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, आप चिंता ना कीजिए, लगातार जुड़े रहे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने जितने भी प्रिय मित्र हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2017 के अनुसार विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 54 है। कितना है दोस्तों? 54% है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है रेखीय जो बस्तियां हैं वो सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? दोस्तों ग्रामीण बस्तियां होती है उनकी मुख्य आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्रिया होती है। कौन सी दोस्तों? प्राथमिक क्रिया होती है। चौथा प्रश्न है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटीज है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 40। कितने थे दोस्तों? 40। नेक्स्ट है पांचवा, सन 1915 में सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सन 1915 में सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न हमारा, सन 1957 में विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है जिन गोटमैन ने इस शब्द का प्रयोग किया। सातवां प्रश्न है, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है, ये कथन किसका है? वास्तव में शहर उच्च और अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है, ये कथन किसका है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा लेविस ममफोर्ड है, उनका ये कथन है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो ग्रामीण बस्तियों के किस प्रतिरूप का विकास होगा? जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो ग्रामीण बस्तियों के किस प्रतिरूप का विकास होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आयताकार जो प्रतिरूप है उसका विकास होगा। 9वां प्रश्न है, झीलों एवं तालाबों के चारों ओर किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का निर्माण होता है? झीलों और तालाबों के चारों ओर किस प्रकार का ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वृत्ताकार। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, सन 1950 में विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय किसने प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क ने प्राप्त किया। ठीक है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न दोस्तों हमारा, मिलियन सिटी किसे कहते हैं? विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऐसे शहर जो वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं एवं उनकी जनसंख्या कितनी दोस्तों 10 लाख से अधिक होती है, वह मिलियन सिटी कहलाते हैं। विश्व का प्रथम मिलियन सिटी बनने का श्रेय 1800 ईस्वी में लंदन को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व की प्रथम मिलियन सिटी है तो आपको बनाना है लंदन है। विश्व की प्रथम मिलियन सिटी कौन सी है दोस्तों? लंदन है। और मिलियन सिटी की ये परिभाषा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव आवासों के संगठित समूह को मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्ती मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है। दोस्तों मानव आवासों के संगठित समूह को मानव बस्ती कहा जाता है, और मानव बस्ती जो है वो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनगरीकरण क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मानव द्वारा मुख्य नगर से हटकर बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में अधिवासों का निर्माण करना, जिसके उपरांत शहर के समीप उपनगर का निर्माण होता है, जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते रहते हैं, तो वह उपनगरीकरण है। ठीक है।
अगला हमारा प्रश्न है सन्नगर किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, सन्नगर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अलग अलग नगर आपस में मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे सन्नगर कहते हैं दोस्तों। यानी साथ साथ मिलकर के आपस में क्या करते हैं, जो नगर है साथ साथ मिलकर के एक विशाल नगर का निर्माण करते हैं तो उसे सन्नगर कहते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग नगर है और आपस में मिलकर एक विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं उसे जिसे सन्नगर कहते हैं, जैसे ग्रेटर लंदन, शिकागो, टोक्यो, ये इसके उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है 15वां, प्रशासनिक नगर क्या है। प्रशासनिक नगर क्या है, राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं दोस्तों। राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। उदाहरण के लिए नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, लंदन, ये दोस्तों प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों 16वां प्रश्न है विश्व नगरी मेगालोपोलिस क्या है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सन्नगर आपस में जुड़कर बड़े महानगर प्रदेश का निर्माण करते हैं जैसे विश्व नगरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सन्नगर आपस में जुड़कर बड़े महानगर प्रदेश का निर्माण करते हैं जिसे विश्व नगरी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण USA में है जहाँ उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वॉशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कैनबरा नगर की योजना का वास्तुकार कौन था। कैनबरा नगर है उसकी योजना का वास्तुकार कौन था। तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस उद्यान नगर की योजना बनाई, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी अमेरिकन वास्तुविद है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी है कैनबरा इस उद्यान की नगर योजना बनाई थी, ठीक है। अगला 18वां प्रश्न है सांस्कृतिक नगर के उदाहरण लिखिए। सांस्कृतिक नगर के उदाहरण क्या है, जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी और बनारस, ये है सांस्कृतिक नगर के उदाहरण, ठीक है। 19वां प्रश्न है 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु निर्धारित मापदंड बताइए। 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु जो निर्धारित मापदंड है उनको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सभी स्थान दोस्तों जहाँ पर क्या होता है, सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हो। 1991 की जनगणना के अनुसार दोस्तों नगरीय बस्ती तो निर्धारित मापदंड क्या है। पहला है दोस्तों सभी स्थान जहां नगर पालिका, निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो, कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। दोस्तों चौथा है इसमें जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो वह दोस्तों क्या है, नगरीय बस्ती कहलाएगी, ठीक है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है WHO के अनुसार एक स्वच्छ शहर क्या है। तो WHO के अनुसार एक स्वच्छ शहर दोस्तों स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता, ठीक है। ये 3 ऐसे प्रकार है जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वच्छ शहर के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, सभी निवासियों का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता होनी जरूरी है, ठीक है। अगला हमारा 18वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम, ठीक है, ने नगर रणनीति में क्या प्राथमिकता बताई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि होनी चाहिए, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, वायु प्रदूषण को कम करना जरूरी है, ये उन्होंने बताया था, किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न अदीस अबाबा यानी नवीन पुष्प पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये दोस्तों इथोपिया की राजधानी है दोस्तों, अदीस अबाबा है वो इथोपिया की राजधानी है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। कब हुई दोस्तों, 1878 के अंदर इसकी स्थापना होती है। संपूर्ण नगर पर्वत घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। तीसरा है मर्काटो में बहुत विकसित बाजार है। नेक्स्ट है चौथा जिबूती अदीस अबाबा रेलवे मार्ग का अंतिम स्टेशन है दोस्तों, जिबूती है और अदीस अबाबा रेलवे मार्ग का अंतिम स्टेशन है। तो ये दोस्तों इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी है, आप इनको अच्छी तरीके से देख लेना।
नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के बसाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। दोस्तों ग्रामीण बस्तियों के बसाव को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है दोस्तों जलापूर्ति, दूसरा है भूमि, तीसरा है उच्च भूमि के क्षेत्र और चौथा है गृह निर्माण सामग्री और पांचवा है सुरक्षा। ठीक है, जलापूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र और चौथा है गृह निर्माण सामग्री और सुरक्षा। ये है ग्रामीण बस्तियों के बसाव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण करना है। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के दो प्रकार होते हैं। पहली है शहत बस्ती। ठीक है, कौन सी बस्ती? शहत बस्ती। ठीक है, इन बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप होते हैं और इनका विकास नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में होता है। ठीक है, दूसरा है प्रकीर्णन बस्ती। मकान दूर दूर होते हैं, प्राय खेतों के द्वारा आवास एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आ सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों ग्रामीण बस्तियां अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। किसमें? प्राथमिक। इसके अंदर जो नगरीय होता है द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में अधिकतर लोग संलग्न होते हैं। ग्रामीण बस्तियों का जनघनत्व कम होता है, जबकि नगरीय जो बस्तियां हैं उनका जनघनत्व अधिक होता है। ग्रामीण बस्तियों में रोजगारों के कम अवसर होते हैं, जबकि नगरीय जो बस्तियां होती है रोजगार के अंदर अधिक अवसर होते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है 26वां, नम बिंदु बस्तियां क्या है। नम बिंदु बस्तियां क्या है? तो इसका राइट आंसर है जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलें, झरने के समीप स्थित बस्तियां नम बिंदु बस्तियां कहलाती है। नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाने बनाने, सिंचाई, मछली पकड़ने इत्यादि कार्यों के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है ना, जल स्रोत जैसे नदी, झीलें, झरने के समीप स्थित बस्तियां नम बिंदु बस्तियां कहलाती है। नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाने बनाने, सिंचाई, मछली पकड़ने इत्यादि कार्यों के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, शुष्क बिंदु बस्तियां क्या है। शुष्क बिंदु बस्तियां क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मानव द्वारा बाढ़ के द्वारा होने वाली क्षति से बचाव के लिए ऊंचे क्षेत्र जैसे नदी, वेदिकाओं और तटबंधों पर निर्मित बस्तियां शुष्क बिंदु बस्तियां कहलाती है। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं ताकि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। ये है दोस्तों शुष्क बिंदु बस्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियोजित बस्तियां क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर बस्तियां का विकास करना। उदाहरण के लिए दोस्तों ये नियोजित बस्तियां कहलाता है। उदाहरण के लिए इथियोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास है। नियोजित नगर चंडीगढ़ है भारत का और उसका कैनबरा। ये दोस्तों इनके उदाहरण हैं, चंडीगढ़ और कैनबरा। नेक्स्ट है दोस्तों 29वां प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं क्या है। तो दोस्तों ये ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं, एक है पर्याप्त जल आपूर्ति का अभाव, पर्याप्त जल नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दोस्तों शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण का अभाव होता है। तीसरा है कच्ची सड़क, आधुनिक संचार साधनों की कमी होती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित सुविधाओं की क्या होता अभाव होता है। ये दोस्तों चार इसके क्या है समस्याएं हैं। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्या लिखिए। तो नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्या क्या है। तो पहली है दोस्तों गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। ठीक है, दूसरा है पीने योग्य जल की कमी, तीसरा है जल व प्रदूषण, जल व वायु प्रदूषण और आवासों की कमी। ये दोस्तों नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्या है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद करके जाएं, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 31वां प्रश्न है, विकासशील देश में मानव बस्तियां की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो पहली है दोस्तों विकासशील देश में मानव जो बस्तियां उनकी क्या समस्या है। पहली समस्या है आर्थिक समस्या, रोजगार के घटते अवसर, अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, आर्थिक संसाधनों पर दबदबा। ये दोस्तों हैं आर्थिक समस्याएं। दूसरी है सामाजिक समस्याएं, क्या है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, यानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं को गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होना, बेरोजगारी के कारण अपराधों में बढ़ोतरी, लिंगानुपात असंतुलित होना। ठीक है, तीसरी है पर्यावरण संबंधी समस्या, घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की समस्या। और उसके बाद है दोस्तों जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचों का निर्माण, जिससे नगरों में उष्ण द्वीप का निर्माण होता है।
ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है 32वां, ग्रामीण बस्तियों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव देना है। तो पहला है दोस्तों रोजगार के अवसरों का सृजन। ठीक है, दूसरा है चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, तीसरा है जलापूर्ति सुनिश्चित करना, चौथा है संचार सुविधाओं का विस्तार करना। ठीक है, ये 4 है ग्रामीण बस्तियों के उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए। रोजगारों को दोस्तों अवसर को सृजन करना चाहिए, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहिए, जल आपूर्ति को निश्चित करना चाहिए और संचार की सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 33वां प्रश्न है स्थान यानी साइट और स्थिति सिचुएशन की मध्य अंतर बताए। स्थान यानी साइट, ठीक है, स्थिति यानी सिचुएशन क्या है उसके मध्य अंतर स्पष्ट करना है। स्थान यानी साइट, स्थान से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है, और स्थिति यानी सिचुएशन अपने परिवेश के संदर्भ में किसी स्थान पर अवस्थित कोई बस्ती जिन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश में बीच बसी होती है उन दशाओं को बस्ती की स्थिति कहते हैं। तो ये दोस्तों साइट और सिचुएशन के अंदर अंतर होता है। 34वां प्रश्न है नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार लिखिए। तो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण का आधार है जनसंख्या का आकार, व्यावसायिक संरचना और प्रशासन। ये 3 है जो नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का क्या है आधार है। अगला 35वां प्रश्न है दोस्तों हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को चित्र बनाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से ये नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। रेखीय प्रतिरूप ये होता है, आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होता है रेखीय प्रतिरूप, ये दोस्तों आप देख रहे हो रेखीय प्रतिरूप, ठीक है ना। रेखीय प्रतिरूप इस प्रकार से चौपट्टी प्रतिरूप, ठीक है, अलग अलग प्रकार को उसने अच्छी तरीके से ये चित्र बनाने आपको आने चाहिए। एग्जाम के अंदर दोस्तों ये पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि एग्जाम के अंदर इस प्रकार से ये दो, उसके बाद टी आकार ये प्रतिरूप है, वृत्ताकार प्रतिरूप ये, और दोहरा प्रतिरूप ये, ठीक है ना। इनको इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों अच्छी तरीके से। ये इनके चिन्ह हैं जहाँ पर मंदिर है, सड़क है, रेल है, पुल है, नदी, गांव, नहर, तालाब, कुआं, पेड़, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से समझिए। तो दोस्तों आज हमने मानव बस्तियां का पार्ट था उसको क्लियर कर लिया। ये पार्ट आपको कैसा लगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको ही मैंने आपके साथ साझा किया। 35 प्रश्नों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छी तरीके से याद कीजिए और एग्ज़ाम से पहले मैं सारा रिवीजन करवाने की कोशिश करूँगा। आपसे मेरा ये निवेदन है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये इतना करना हमारे लिए आपका ज़रूरी है, तो ये आप इतना ज़रूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।